हेलो दोस्तों, नमस्कार। सुविधा कोचिंग में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है अम्ल और भस्म और लवण। अम्ल, भस्म और लवण, एसिड, बेस एंड साल्ट। इस चैप्टर को हम लोग शुरुआत कर रहे हैं और इसका 2, 3, 4 भाग होगा। तो सबसे पहला भाग में हम लोग अम्ल, भस्म और लवण के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि अम्ल क्या होता है, इसको लेके देखते हैं। ठीक है। अम्ल वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन स्वाद में खट्टा हो। जलीय विलयन स्वाद में खट्टा होता है एवं धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है और धातु से अभिक्रिया करके, धातु मान लीजिए कोई सोडियम है और ये अम्ल मान लो कि ये HCl है, ये धातु है HCl, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। तो इससे जब अभिक्रिया करता है तो ये बना लेता है लवण और हाइड्रोजन गैस हमें दे देता है, हाइड्रोजन गैस दे देता है। जैसे मान लीजिए कि पोटेशियम धातु है और जब पोटेशियम धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो ये पोटेशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस दे देता है, हाइड्रोजन गैस दे देता है। तो अम्ल वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन स्वाद में खट्टा हो और धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता हो, उसे अम्ल कहते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं भस्म क्या होता है। तो भस्म वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन स्वाद में कड़वा हो। कड़वा का मतलब होता है कौरू नहीं होता है, मतलब तीखा नहीं होता है। जैसे आप देखिए साबुन हो गया आपका भस्म, सरफ हो गया भस्म, शैम्पू हो गया भस्म। तो अगर आप कभी नहा रहे हैं या कभी मान लीजिए कि मुंह में चला गया, ठीक है, तो किस तरह का स्वाद आता है, उसको कहते हैं कड़वा। यानी भस्म वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन स्वाद में कड़वा होता है और अम्ल से अभिक्रिया करके उदासीन बना देता है। जैसे मान लीजिए सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये क्या है, ये भस्म है और ये अम्ल से अभिक्रिया करता है। मान लीजिए HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, भस्म है। जब ये दोनों अभिक्रिया करते हैं तो ये लवण यानी Na क्या बना लेंगे, Cl और प्लस H2O बना लेंगे, यानी लवण और जल। ये क्या है, सोडियम क्लोराइड, ये है साल्ट और ये क्या है, जल है। ठीक है, लवण और जल बना लेते हैं। जब अम्ल और भस्म एक दूसरे का दुश्मन होता है, जब अम्ल और भस्म एक दूसरे से अभिक्रिया करता है, संयोग करता है, तो लवण और जल बनता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं विद्युत अपघट्य पदार्थ क्या होता है। विद्युत अपघट्य पदार्थ यानी वे अम्ल भस्म और लवण के जलीय विलयन विद्युत के संचालन करते हैं, उसे विद्युत अपघट्य यानी इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है। इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है। ठीक है, विद्युत अपघट्य जो विद्युत का संचालन करता है। क्या सभी अम्ल, भस्म और लवण विद्युत का संचालन करते हैं? जी नहीं, कुछ अम्ल भस्म ऐसे होते हैं जो विद्युत का संचालन नहीं करते हैं। ठीक है, तो वे भस्म, अम्ल और लवण जिसका जलीय विलयन विद्युत का संचालन करते हैं उसे कहा जाता है विद्युत अपघट्य यानी इलेक्ट्रोलाइट। जैसे अगर हम कहेंगे कि मान लीजिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, अब इसका जलीय विलयन ले लेते हैं और इसमें आप विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो ये H+ और Cl- आयन में टूट जाएगा। H+ और Cl- आयन में टूट गया तो इसमें अगर ये आयन में अगर टूट गया तो इसमें विद्युत का संचालन हो रहा है, इसलिए HCl क्या हो जाएगा आपको, विद्युत अपघट्य पदार्थ। इसी तरह से मान लीजिए H2SO4 अम्ल है और इसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित की इसके जलीय विलयन में तो H+ SO4 2- में टूट गया, यानी आयन में बदल गया। जब आयन में बदल जाएंगे तो कहेंगे इसमें विद्युत अपघट्य पदार्थ है। ये विद्युत अपघट्य है, H2SO4 है। जैसे NaOH क्षार है, NaOH क्या है, एक भस्म है
इसमें जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ये Na+ और OH- में टूट जाता है, यानी आयन का फॉर्मेशन हो रहा है। यानी ये विद्युत अपघट्य पदार्थ, यानी NaOH क्या है, विद्युत अपघट्य पदार्थ है, जिससे आयन का फॉर्मेशन हो रहा है, आयन बन रहा है। अगर आयन का फॉर्मेशन होगा तो विद्युत अपघट्य पदार्थ होगा, अगर आयन का फॉर्मेशन नहीं होगा तो विद्युत अपघट्य पदार्थ नहीं होगा। ठीक है, तो विद्युत अपघट्य पदार्थ आप समझ गए होंगे, भस्म समझ गए, अम्ल समझ गए। आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है, आगे देखिए क्या है आगे, विद्युत अनअपघट्य पदार्थ। विद्युत अनअपघट्य पदार्थ किसको कहेंगे? तो वैसा यौगिक जिसका जलीय विलयन, वैसा यौगिक जिसका जलीय विलयन विद्युत का संचालन नहीं करते हैं, जैसे अल्कोहल है C2H5OH है, ठीक है, ग्लूकोज है C6H12O6 है, ग्लूकोज है, यूरिया है, ठीक है, ये सब विद्युत का संचालन नहीं करते हैं। जब इनके जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ये आयन का फॉर्मेशन नहीं करते हैं, ये आयन में टूटते नहीं हैं, इसलिए ये विद्युत अनअपघट्य पदार्थ कहलाते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं। ठीक है, अगर इसमें जैसे अल्कोहल है, ग्लूकोज है, यूरिया है, जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो इसमें से आपको आयन का फॉर्मेशन नहीं होगा, इसलिए ये विद्युत अनअपघट्य पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सवाल भी अगर पूछता है आपसे कि ग्लूकोज अल्कोहल का जलीय विलयन विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है, क्यों नहीं होता है? क्योंकि अल्कोहल, यूरिया और ग्लूकोज में आयन का फॉर्मेशन नहीं होता है, इसलिए ये इसका जलीय विलयन विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। आगे क्या है? आगे है आयनन किसे कहते हैं? क्या है? आयनन किसे कहते हैं? आयनन किसे कहते हैं? तो जल द्वारा विद्युत अपघट्य का आयनों में विघटन होना ही कहलाता है आयनन। जल द्वारा, मान लेते हैं H2O है, ठीक है, विद्युत अपघट्य का आयनों में, विद्युत अपघट्य कौन है? HCl है, ये आयनों में विघटित हो जाना, यानी H+ और Cl- में टूट जाना, H+ और Cl- में टूट जाना। मान लीजिए जल के साथ अगर NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं, ये Na+ और OH- में टूट जाना, विघटन हो जाना ही कहलाता है आयनन। H+ OH- प्लस और माइनस आयन का फॉर्मेशन होना ही कहलाता है आयनन कहा जाता है। ठीक है, अब आर्हेनियस के अनुसार अम्ल क्या होता है? आर्हेनियस के अनुसार अम्ल होता है, अम्ल वह पदार्थ होता है जो जल में घुल करके हाइड्रोजन आयन यानी H+ देता है। यानी अम्ल वह पदार्थ होता है जो जल में घुलकर H+ आयन देता है, उसे कहते हैं आर्हेनियस अम्ल। जैसे देखिए HCl है और हम जल में इसको घोलते हैं तो ये क्या दे देगा आपको? ये दे देगा आपको H+ आयन देगा। ठीक है, यानी ये टूट जाएगा H+ और Cl- में H+ आयन दे दिया। इसी तरह से H2SO4 है, ये टूट जाएगा जल में, H+ और SO4- हो जाएगा, H+ आयन दे दिया तो ये अम्ल है। नाइट्रिक अम्ल है NHO3 H+- ये H+ में टूट गया तो ये हो जाएगा आपको अम्ल हो जाएगा। यानी आर्हेनियस के अनुसार अम्ल वह पदार्थ होता है जो जल में घुल करके H+ आयन देता है, तो उसे कहते हैं आर्हेनियस अम्ल कहा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं आर्हेनियस भस्म क्या होता है। आर्हेनियस भस्म वह पदार्थ होता है जो जल में घुल करके OH- देता है, जैसे NaOH है, ठीक है, ये जब ये जल में घुलेगा तो Na+ और OH- दे देगा। ठीक है, KOH है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, K+ और OH- देगा, यानी OH- दे रहा है तब हो जाएगा आपको भस्म, H+ दे रहा है तो हो जाएगा अम्ल। यानी अगर H+ देता है तो हो जाएगा अम्ल, अगर OH- देता है हो जाएगा आपका भस्म, और अगर H और OH- अगर नहीं देता है तो हो जाएगा क्या? लवण। ये हमेशा नहीं सही है, ये 90% ही सही है, क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं होता है।
लेकिन 90% केस में अगर H+ दे रहा है तो कहेंगे हम, OH- दे रहा है तो कहेंगे क्या, भस्म कहेंगे। ठीक है, जैसे आप देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है तो ये H+ देगा, सल्फ्यूरिक एसिड है H+ देगा, नाइट्रिक एसिड है H+ देगा, एसिटिक एसिड है तो ये भी H+ देगा। ठीक है, CH+ में देगा, H+ आयन देगा। तो ये अगर H+ आयन देता है तो हो जाएगा आर्हेनियस अम्ल। अगर OH- देता है, जैसे Na+ OH- हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, OH- दे देगा। अगर OH- देता है तो आर्हेनियस भस्म कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्षार और भस्म में क्या अंतर है। तो भस्म अगर जल में विलय भस्म, जल में विलय भस्म को कहा जाता है क्षार कहा जाता है। जल में विलय, जो जल में विलय, वैसा भस्म जो जल में विलय हो जाए उसे कहा जाता है क्षार कहा जाता है। ठीक है, वैसे भस्म को क्षारक भी कहा जाता है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, अम्ल और भस्म अगर समझ गए हैं तो सूचक क्या होता है। सूचक वे पदार्थ होते हैं जो अपने रंगों में परिवर्तन करके दूसरे पदार्थ के साथ अम्लीय या क्षारकीय व्यवहार करता है, उसे सूचक कहा जाता है। सूचक मतलब नापने वाला कि कौन अम्लीय है, कौन क्या है, क्षारीय है। तो सूचक वे पदार्थ होते हैं जो रंगों में परिवर्तन करके, रंग गुलाबी हो गया, लाल हो गया, हल्द पीला हो गया, तो रंग में परिवर्तन करके दूसरे पदार्थ के साथ अम्लीय और क्षारीय व्यवहार करता है, उसे सूचक कहा जाता है। ठीक है, सूचक कहा जाता है। जैसे आप ले लेते हैं, एक सूचक ले लेते हैं लिटमस ले लेते हैं। अगर लिटमस है, लिटमस को अगर नीले लिटमस को अगर आप अम्ल में डालते हैं तो लाल हो जाता है। नीले लिटमस को अगर आप किस में, अम्ल में डालते हैं तो लाल हो जाता है। और अगर लाल लिटमस को अगर भस्म में डालते हैं तो नीला हो जाता है, यानी रंग में परिवर्तन कर देता है। रंग में अगर परिवर्तन कर देगा तो ये दूसरे पदार्थ के साथ अम्लीय या क्षारकीय व्यवहार करता है। इससे पता चल जाएगा कि ये अम्ल है और ये क्षार है। ठीक है, सूचक दो के प्रकार, बहुत सारे प्रकार हैं। प्राकृतिक सूचक, यानी ऐसे सूचक जो प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होते हैं। मान लीजिए हल्दी है, आपका ये अड़हुल का फूल है, ठीक है, कुड़मी का फूल है, ये सब से आपको प्राकृतिक सूचक मिलता है। इससे आपको चाइना रोज है, लाल गोभी है, लिटमस, ये सारे क्या है, प्राकृतिक सूचक है जो कि पेड़ पौधे से प्राप्त किया जाता है। तो प्राकृतिक स्रोतों से जो सूचक प्राप्त होते हैं उसे प्राकृतिक सूचक कहा जाता है। जैसे लिटमस, हल्दी, चाइना रोज, लाल गोभी। अब लिटमस क्या होता है, देखिए लिटमस विलियन बैगनी रंग का एक जलीय विलियन होता है जो थाइलाफाइट समूह यानी ऐसा पौधा जिसका न जड़ हो न पत्ता विकसित हो, तो ऐसे पौधे से, थैलाफाइट समूह के लाइकेन पौधे से लिटमस तैयार किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, थैलाफाइट समूह के लाइकेन पौधे से लिटमस निकाला जाता है। लिटमस जो है दो कलर के होते हैं, लाल और नीला होते हैं, और जब ये ना अम्लीय और क्षारीय हो तो उसका रंग बैंगनी होता है। ठीक है, जब लिटमस का माध्यम अगर अम्लीय और क्षारीय ना हो तो हो जाता है क्या, वो बैंगनी होता है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें लिटमस पत्र दो रंगों के होते हैं, कौन कौन सा, लाल और नीला। अभी बताया अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, ये बड़ी पूछता है, अम्ल नीले लिटमस पत्र को क्या करता है, लाल कर देता है। भस्म जो है, क्षार जो है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ठीक है, अम्ल जो है क्या करता है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, और भस्म जो है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। अब हम लोग समझते हैं, अगर अम्ल के साथ हल्दी के रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अम्ल के साथ हल्दी का रंग, क्या करिए, हल्दी को पेस्ट बना के उसको एक वाइट कागज़ पे लपेट के सुखा दीजिए, और फिर आप साबुन के घोल में डालिए, तो ये क्या होगा, भस्म के साथ भूरा लाल हो जाएगा। अगर आप साबुन के घोल के साथ डालिएगा तो भूरा लाल हो जाएगा,
और अगर आप खट्टा यानी नींबू के रस के साथ डालिएगा तो उसमें कोई परिवर्तन, हल्दी के रंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी कि अम्ल के साथ हल्दी के रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन आप साबुन का घोल, शैम्पू का घोल, सर्फ का घोल, क्षार के साथ हल्दी का रंग भूरा लाल हो जाता है, रंग में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सूचक लिटमस पढ़ लिए। अब देखिए संश्लेषी सूचक या इसी को कृत्रिम सूचक भी कहते हैं। कौन सा सूचक? कृत्रिम सूचक, जिसको मानव ने बनाया। यानी वे सूचक जो प्राकृतिक नहीं होते हैं, मानव निर्मित होते हैं, उसे कहा जाता है संश्लेषित या कृत्रिम सूचक कहा जाता है। जैसे मेथिल ऑरेंज फिनोल्फ्थीलीन है। ठीक है, मेथिल ऑरेंज को अगर अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो ये हो जाएगा आपको लाल। मेथिल ऑरेंज को अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं, यानी मेथिल ऑरेंज एक सूचक है। अगर अम्ल में डालते हैं, मेथिल ऑरेंज को अगर अम्ल में डालते हैं यानी नींबू का रस, मेथिल ऑरेंज पे आप नींबू का रस निचोड़ के डाल दीजिए तो क्या हो जाएगा? वो लाल हो जाएगा। अब मेथिल ऑरेंज को अगर आप सरफ में डाल दीजिए, तो ये हो जाएगा आपको पीला हो जाएगा। ठीक है, अम्ल में डाल देंगे मेथिल ऑरेंज को, यानी कि मेथिल ऑरेंज पे जब हम नींबू का रस डालेंगे तो लाल हो जाएगा। मेथिल ऑरेंज पे जब हम साबुन का घोल डालेंगे तो वो पीला हो जाएगा। यानी रंग में परिवर्तन करता है। इससे हमको पता चल जाता है कि कौन अम्ल है कौन क्षार है। इसीलिए इसी तरह से फिनोल्फ्थीलीन है। आप क्या करते हैं? नींबू का रस डालते हैं, यानी अम्ल, नींबू का रस डालते हैं यानी अम्ल डालते हैं, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, रंगहीन, कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर फिनोल्फ्थीलीन पे आप क्या करते हैं? क्षारक यानी साबुन का घोल डालते हैं तो इसका रंग क्या हो जाता है? गुलाबी हो जाता है। इसका रंग क्या हो जाएगा? गुलाबी हो जाता है। फिनोल्फ्थीलीन पे अगर आप साबुन का घोल डालेंगे तो गुलाबी हो जाएगा। फिनोल्फ्थीलीन पे आप अगर नींबू का रस डालेंगे तो रंगहीन हो जाएगा। यानी अम्ल के साथ ये समान अवस्था में रहता है, लेकिन आप क्षार के साथ ये गुलाबी रंग में परिवर्तन कर देता है। इसी तरह से मेथिल ऑरेंज पे अगर आप नींबू रस डालिएगा तो लाल हो जाएगा, और अगर आप क्षार डालते हैं यानी आप साबुन का घोल डालते हैं तो ये पीला हो जाएगा। इस तरह से मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फ्थीलीन एक संश्लेषी सूचक है जो कि अम्ल और क्षार के बताता है कि कौन अम्ल है और कौन क्षार है। ठीक है, इसके बाद आता है आपको सार्वत्रिक सूचक। क्या होता है? सार्वत्रिक सूचक अनेक रंगों का मिश्रण होता है। सार्वत्रिक सूचक जो है अनेक रंगों का मिश्रण होता है, और इस सूचक का प्रयोग से अम्ल और क्षार के प्रकृति के साथ साथ उनकी प्रबलता के भी माप बताता है कि कौन अम्ल जो है स्ट्रॉन्ग है, प्रबल है, और कौन भस्म जो है दुर्बल है या प्रबल है। इसके बारे में भी, प्रबलता के बारे में भी हमें बताता है। ये अनेक रंगों का मिश्रण होता है। ठीक है, एक गंधीय सूचक भी होता है। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिसकी गंध अम्लीय और क्षारीय माध्यम में बदल जाती है। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिसके गंध अम्लीय और क्षारीय माध्यम में क्या होती है? बदल जाती है। उसी को कहते हैं गंधीय सूचक। जैसे आप प्याज ले लीजिए। ठीक है, प्याज को अगर आप अम्लीय अवस्था में देंगे तो आपको क्या होगा? तीखा, एकदम तीक्ष्ण और ज़्यादा लगेगा। लेकिन आप क्षारीय अवस्था में देंगे तो समान अवस्था में रहेंगे, कोई परिवर्तन नहीं। इसी तरह से वेनिला का रस ले लीजिए, ये सब क्षार और अम्ल में समान व्यवहार करता है। लौंग का रस ले लीजिए, ये भी क्या होगा? क्षार और अम्ल में समान ही रहता है, जैसे है वैसे ही रहेगा। यानी गंधीय सूचक ऐसे सूचक को बोलेंगे जिसकी गंध अम्लीय और क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, उसे गंधीय सूचक कहते हैं। ठीक है, कार्बनिक अम्ल क्या होते हैं? तो जिस अम्लों को प्रायः हम पौधे से प्राप्त करते हैं, जिस अम्ल को प्रायः हम कार्बनिक अम्ल किससे कहते हैं? जिस अम्ल को पौधे से प्राप्त करते हैं उसे हम कहेंगे क्या? कार्बनिक अम्ल। जैसे लिटमस है तो ये चूँकि पौधे से प्राप्त करते हैं तो इसको कहेंगे कार्बनिक अम्ल। हल्दी का क्या हो? हल्दी, ये भी पौधे से प्राप्त करते हैं, ये भी क्या हो जाएगा? लिटमस अम्ल, और इसका सूत्र होता है H2CO3 होता है। लेकिन अकार्बनिक अम्ल किसको कहेंगे? वे अम्ल जो खनिजों से प्राप्त किया जाता है, जैसे सल्फर है, नाइट्रोजन है, तो ये खनिजों से अगर प्राप्त करेंगे तो हो जाएगा आपको अकार्बनिक अम्ल। जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये सब अम्ल खनिजों से प्राप्त करते हैं, इसलिए इसे कहते हैं इसे अकार्बनिक अम्ल। जो पौधे से प्राप्त करते हैं उसे कहेंगे हम कार्बनिक अम्ल। ठीक है, तो
अम्ल और भस्म के बारे में हम लोग कल पार्ट 2 में देखेंगे।